नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी क्लास की तीसरा सेशन है जिस पे हम चर्चा किए थे इससे पहले कि एटीएम को लेकर चर्चा हुई थी वो अभी भी, और उससे पहले भी चर्चा हुआ था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन। तो एटीएम को लेकर चर्चा हुई थी, उस पर फिर चलते हैं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का ट्रांजेक्शन में जो 4 डिजिट के नंबर लगते हैं उसे कहते क्या हैं। फिर हमने दो बातों को, या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, वैल्यू एडेड सर्विस एज वेल एज क्रॉस सेलिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स इकोनॉमी में यूज होती है, बैंक हर इंस्टीट्यूट में बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो एटीएम को लेकर हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन तो चर्चा हो गई थी कि जिसमें एटीएम का फुल फॉर्म था, ठीक है, और पोस्ट का फुल फॉर्म, एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। आज कुछ अलग क्वेश्चन पे चलते हैं एटीएम को लेकर। इनसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले कुछ और चर्चाएं हैं, जैसे एटीएम की सिक्योरिटी को लेके चलते हैं कि एटीएम कौन कौन सा सिक्योर है, पहले कैसे होते थे, अब के समय में एटीएम क्या है। खासकर हम जब एटीएम सुनते हैं तो उसमें लिखता है एनएफसी, आजकल सुनते हैं एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आजकल के एटीएम देखे होंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एज वेल एज पहले हम देखते थे जो एटीएम कार्ड होती थी उसमें बैक साइड पे आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी। इनसे कई बार भी क्वेश्चन आया है कि ये होती क्या चीज है या कहते क्या है। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप से भी क्वेश्चंस पूछता था कि क्या होते हैं, किससे बनते हैं। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड कहते हैं उसको, मैग्नेटिक ऑक्साइड, इनसे बने होते हैं। पहले एटीएम इनसे होते थे। फिर 2018 दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब जितने कार्ड होंगे 2018 दिसंबर के बाद जो भी कार्ड होंगे उसमें एक चीज और ऐड किया गया कि उसमें सभी में जो एटीएम होंगी तो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ साथ उसमें कहा गया कि वो चिप होंगी। एक्चुअल में ये करेक्ट वर्ड नहीं है, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी या क्वेश्चन पेपर या एटीएम के टर्म्स में तो हम लोग नॉर्मल बोलचाल में कह देते हैं कि एटीएम में चिप लगी होनी चाहिए, वही चिप कार्ड एटीएम कार्ड चलेंगी और दूसरे कार्ड नहीं चलेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रिप होगी तब भी नहीं चलेगा। तो आखिर ये चिप है क्या, उसका क्या रिलेवेंट था। और साथ साथ नीति आयोग जो रिपोर्ट दिया है, नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया कि 2024 के बाद एटीएम की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों जरूरत नहीं होगी हम बाद में चर्चा कर ले। तो हम एटीएम के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं पोस्ट को लेके, पोस्ट में भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको चर्चा करके अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सिक्योर की। तो हम चलते पहले कि एटीएम कितने टाइप की होती है, एटीएम्स के टाइप। तो एटीएम के टाइप पूछा तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग नाम लेते हैं। एटीएम में बेसिकली मैं एटीएम के टाइप की बात करता हूं तो एटीएम मशीन की बात नहीं कर रहा हूं, एटीएम कार्ड की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी होती है तो हमने नाम सुना होगा मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो कार्ड, मैस्ट्रो, मास्टर, वीजा। अब जो कार्ड आने लग गया है वो है एक रुपे कार्ड, जो आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले नहीं था, अभी रुपे कार्ड लॉन्च हो चुका है। ये पहले कार्ड हुआ करते थे। हम बात कर रहे थे पोस्ट पे, थोड़ा पॉइंट ऑफ सेल्स, या कभी हम नेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट करते थे। तो मैं पहले पोस्ट पे चलता हूं और फिर नेट बैंकिंग में चलते हैं। हम पोस्ट की बात करते हैं जब कार्ड स्वाइप किया जाता है। जब कार्ड स्वाइप कराते हैं तो हमें जरूरत क्या होती है, किन चीजों की जरूरत होती है जब हम पेमेंट करते हैं। तो कार्ड जब हम इंसर्ट का या स्वाइप कराते हैं तो हमको बोलता है अपने एटीएम का पिन डालें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पिन डाल देते हैं। कुछ कार्ड होते थे स्वाइप कराते थे और जितना एथराइज करते थे वो उतना पेमेंट हो जाते थे। अब एनएफसी का समय, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी एनएफसी। अब तो कार्ड को स्वाइप नहीं, ऊपर बस रखते हैं और वो वहां से सेंस कर लेता है और वो उसके थ्रू पेमेंट हो जाते हैं। तो बात आती है नेट बैंकिंग के थ्रू। हम जब नेट बैंकिंग ना बोल के ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट, ये ऑनलाइन पेमेंट जब हम इनके कार्ड के थ्रू करते हैं, थोड़ा मेमोराइज करिएगा क्या क्या हम एक्टिविटी करते हैं हम जब ऑनलाइन पेमेंट कार्ड के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कार्ड जो है बोलता है कार्ड नंबर इंसर्ट कराए। अब कार्ड नंबर तो कौन सा, कितने डिजिट के होते हैं, क्वेश्चन और राइज होता है कि भाई कार्ड नंबर होते हैं कितने डिजिट्स के होते हैं। चलो इस पर भी चर्चा कर ले कि क्या पता कल के दिन में पूछे एटीएम कार्ड कितने डिजिट्स की होती है। तो मैस्ट्रो कार्ड याद होगा, एसबीआई लॉन्च करता था, येलो कलर का कार्ड हुआ करता था, अभी भी है, वो 16 डिजिट्स की। आर यू श्योर? नो, इट्स 19 डिजिट्स। मास्टर कार्ड, आप कार्ड चेक सकते हैं, 16 डिजिट्स की होती है। वीजा कार्ड भी चेक कर सकते हैं आप, 1644 का ग्रुप है, 16 डिजिट्स की होती है। रुपए कार्ड अगर हम देखें ये भी 16 डिजिट्स की होती है। अब ये तीनों 16 ही है, 19 क्या, इसका मतलब क्या है? याद होगा जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते तो मैस्ट्रो कार्ड वाले याद रखिएगा 19 डिजिट का कार्ड होता था। हम कार्ड से जैसे ही कार्ड नंबर इंसर्ट करते थे हमें और कुछ नहीं पूछता था, हमको सिर्फ इंसर्ट यूर पिन बोलता था। इस कार्ड में, मैस्ट्रो कार्ड में सिर्फ पिन डालते थे, पेमेंट हो जाता था।
ये जो है ये 3 कार्ड है, इसमें ध्यान देने की बात है, जब हम पेमेंट करते हैं तो याद रखेंगे कार्ड नंबर डालते हैं एक चीज, उसके बाद कुछ और नीचे एक लाइन लिखता है, आपको रिमेंबर है या नहीं है, एक बोलता है कृपया सीवीवी नंबर डालें। इन तीनों कार्ड में ये चीजें लागू होती हैं, इसमें लागू नहीं होती है। ये सीवीवी नंबर, आखिर ये सीवीवी नंबर है क्या? 2018 आईबीपीएस ऑफिसर ग्रेड बी आरबीआई, उसमें क्वेश्चन पूछा था सीवीवी का फुल फॉर्म, ऑफिसर ग्रेड बी पेपर में सीवीवी। अब एक क्वेश्चन और बनता है यार, ये सीवीवी कितने डिजिट की होती है, सीवीवी कितने टाइप की होती है? तो कार्ड तो हमें मिल गया, इस कार्ड में सीवीवी की जरूरत नहीं थी, इसमें सीधा एथेंटिकेशन में आपके पिन के थ्रू ले लेता था, इसमें कार्ड इंसर्ट करना होता था। फिर हमको बोलता था एक अपना नाम लिखो, फिर बोलता था कि अपना सीवीवी नंबर डालें, याद होगा सीवीवी नंबर कार्ड के पीछे हम, तो पुराने जो कार्ड होते थे याद होगा उसमें ऐसा लिखा होता था, इधर कुछ नंबर इधर कुछ नंबर, कार्ड के पीछे जस्ट आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती थी उसके ऊपर जस्ट ये 2 चीज होती थी। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब 1 2 क्यों लिखा हूं? क्योंकि ये सीवीवी 1 होता था, ये सीवीवी 2 होता था। अब फिलहाल देखेंगे जितने कार्ड हैं ये वाले नहीं हैं, सिर्फ आपको ये मिलता है, क्योंकि सीवीवी 1 उस समय होता था 4 डिजिट का होता था, ये दोनों होते थे सीवी1 सीवी2। अब ये जो सिर्फ सीवीवी लिखा था सीवी2, ये 3 डिजिट की होती है, दैट मींस सीवीवी हमारे पास 3 डिजिट की हो गई। मतलब हम किसी भी कार्ड को अगर एंथेटिक या उसका उपयोग करें तो यहाँ देखिए 1916 + 319 के कॉम्बिनेशन से अल्टीमेटली ओवरऑल कार्ड जो होती है वैलिडेट होती है 16 डिजिट से होती है आइडेंटिफिकेशन। एनीवे सीवीवी इसका फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है पेपर में, इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये जो कार्ड है इनका उपयोग करते हैं। पहले जो होता था हम अनसिक्योर के कुछ कार्ड बात करते थे, अनसिक्योर इसलिए बोलते थे, ये तो बहुत नया है, 2012 में है ये चालू हुआ। ये 2 कार्ड, ये 3 ही भारत में 3 कार्ड चलते थे, मैस्ट्रो, मास्टर, वीजा। ये दोनों कार्ड जो होती थी ये हम एक तरह का अनसिक्योर कह सकते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि इनको अगर हम स्वैप कराते थे तो उसमें ये जो हमारा पिन होता था, पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। कार्ड स्वैप कराया मतलब आपकी इंटेंशन है, आपकी मोटिव है कि आप पेमेंट करना चाहते हो, तो पिन नहीं पूछता था पेमेंट, इसमें हर बार आपको पिन पूछता था, इसलिए हम कहते थे ये कार्ड ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर दिस वन। अब जो है एक नया कार्ड आ गया है, तो ये हो गया मैस्ट्रो, हमारे पास जो कार्ड आ गई सीवीवी का फुल फॉर्म हो गया। जैसे एक चीज और है, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, याद होगा ये सब इंसर्ट कराते हैं, कार्ड नंबर डाले, पिन डाले, इसमें जब हम करते हैं तो आज भी याद रखिएगा आपको मोबाइल में ओटीपी आती है। ओटीपी का फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी आती है। वो ओटीपी कितने डिजिट की होती है इसकी जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि अलग संस्थाओं में अलग अलग, कहीं 4 डिजिट का होता है, कहीं होता है आपका 6 डिजिट का होता है, तो इसको हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 पे चल रहा है, कभी और आने वाले समय हो सकता है 8 डिजिट का हो। तो हम जब पेमेंट करते थे एक चीज और होती, जैसे पेज रीडायरेक्ट होता है, देखोगे एक अलग टाइप का पूरा ब्लैंक पेज होता है, उसमें कुछ ओपन दिखाता है, कई बार मीबी करके दिखाता है, कई बार बिल डेस्क दिखाता है। ये बिल डेस्क मीबी है क्या? आखिर बिल डेस्क जो दिखाता है इसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। ये जो संस्थाएं हैं ये पेमेंट गेटवे मतलब एक तरह का थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब उसके थ्रू वो आपको सिक्योरिटी साथ साथ जब करते हैं, तो जब आप देखिएगा बारीक से लाइन में, विंडो में आपके बहुत बारीक बारीक लाइन में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि पेज बैक ना करे आउटलेट, लेकिन उसके पहले सबसे पहले लाइन में एक चीज और लिखा होता है, ये लिखता है कि उसकी सिक्योरिटी देखता है 128 बिट्स, इट इज सिक्योर बाय 128 बिट्स, ऐसा एक लाइन लिखता है, आगे लिखता है SSL। तो हो सकता है इसको बैंकिंग में पूछे, हो सकता है इसको कंप्यूटर में पूछे। जैसे पेज रिडायरेक्ट होता है पूरा ब्लैंक पेज के साथ ये 3-4 लाइन आती है, उसमें पहला भी लिखता है इट इज सिक्योर बाय 128 बिट्स SSL। आखिर ये है क्या SSL? ये होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। एक नेटवर्क में सिक्योरिटी होती है जिसको देखा जाता है कि सिक्योर है कि नहीं है, वो कहलाता है आपका SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। ठीक है, तो ये हमारा है ऑनलाइन पेमेंट करते समय। तो सीवी का फुल फॉर्म हो गया, कितने डिजिट के कार्ड होते हैं। बात यह है भारत में जब ये 3 कार्ड थी तो आखिर ये कार्ड लाने की जरूरत क्या, आखिर क्यों जरूरत पड़ी, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ इंपैक्ट है क्या, वो भी देखते हैं। और इसके बाद हम और भी क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो हमें 2 फुल फॉर्म और इंपॉर्टेंट मिला, एक SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, दूसरा मिला सीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इन कार्ड की अगर हम बात करें, ये तो नया है, 2012 में आया। ये एक क्वेश्चन पूछता है, हम ATM की बात कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे ही चलूंगा। ATM कौन इशू करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है लोगों ने, ऑप्शन दे देगा पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक, RBI, बहुत सारा कुछ ऑप्शन दे देगा। तो हमारा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इन कार्ड को आगे जाने से पहले कि ATM कार्ड जारी कौन करता है, इशू कौन करता है। कस्टमर को कौन देता है नहीं है, जारी कौन करता है, इशू कौन करता है।
तो ये जो कार्ड है उनको लेके था, ये तो नया कार्ड आया, तो ये जो कार्ड्स होती भारत में कोई भी कार्ड हो, ये जो जारी करता है वो है एनपीसीआई। आप कभी भी कार्ड देखें या आप देखे होंगे इसका नाम कहां, जब आपने भीम डाउनलोड किया होगा, भीम याद होगा, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में कहते हैं यूपीआई। हम इसकी चर्चा और बाद में करेंगे, जब हम डिजिटल पेमेंट की चर्चा करेंगे तब चर्चा करेंगे। भीम, इसका फुल फॉर्म सबको पता है, भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भीम का है। भीम किसने लॉन्च किया? तो आप देखोगे ये जो कभी भी यू देखते हैं तो संस्था का नाम आता है एनपीसीआई। दैट मींस भीम किसने लॉन्च किया? गवर्नमेंट। अभी भीम और यूपीआई में अंतर क्या है? कुछ नहीं है, यूपीआई एक भीम ही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई एक साथ टाई अप करके चालू किया था। तो भीम क्या है? यूपीआई है जो किसने चालू किया। तो हो सकता है ये पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो यूपीआई है उसका नाम क्या है, जैसे तेज गूगल का। तो इस तरह की और भी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसमें बाद में चर्चा कर ले, पहले इधर खत्म करें। चलिए, तो कभी आपसे पूछा है कि एटीएम कार्ड कौन इशू करता है, तो बैंक ना लिखे, आरबी ना लिखे, रिमेंबर दैट एनपीसीआई। एनपीसीआई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, याद होगा 4 महीने पहले इनके नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत के तरफ से जितने भी हम बैंकिंग में इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस करते हैं, चाहे वो आप एटीएम कार्ड के थ्रू, देखिए एटीएम कार्ड में हम पंजाब नेशनल बैंक का कार्ड है, हम दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। अब यार आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, आप पैसा निकाल रहे हो बैंक ऑफ इंडिया से, दैट मींस आपका अकाउंट है, हाँ वहां पैसा कैसे निकलेगा, तुरंत डेबिट भी होता है, कैसे पॉसिबल है? ये सब का देखना जो काम करता है, पूरा लेन देन, वो एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अभी के जो चीफ है वो है दिलीप असबे। दिलीप असबे, हम लिखेंगे नाम को क्योंकि ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एनपीसीआई के चीफ कौन है, ठीक है। तो ये जो कार्ड है, बात ये है जब हमारे देश में ये ऑलरेडी कार्ड है, रुपए का लॉन्च करने की जरूरत क्यों? रुपए कार्ड कितने डिजिट के यहाँ भी सीवी है, कोई इशू नहीं है उसमें, आखिर ये जरूरत क्यों, इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य पे चलेंगे। ये जो कार्ड्स हैं, ये जो है भारत के कार्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तीनों भारत के कार्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो इससे क्या नफा, क्यों आखिर लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि ये है विदेश के, इंडिया के तो है ही नहीं। अब इंडिया के नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके घर में आप खुद अपना काम कर लेते हैं तो आपके जेब से पैसा जाता कि वही रह जाता? पैसा वही रह जाता। पैसा अगर खुद के पास रखा हुआ है और ये हम आपके घर के डेवलपमेंट में उसी पैसे को दूसरे चीज में लगा सकते हैं, सिंपल सा है। दैट मीन्स ये जो तीनों कार्ड हैं ये फॉरेन की कंपनियां हैं जिनके हम सर्विस लेते थे, क्योंकि हमारे पास ये इंफ्रा नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम उन कंपनियों पे डिपेंडेंट थे। फिर हमने धीरे से हमने एनपीसीआई संस्था ने एक नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया। तो बात है इनके नफा नुकसान क्या। हम लोग एक क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद ये हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे। एक क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति पंजाब नेशनल बैंक का है, अकाउंट इसका पंजाब नेशनल बैंक में है, उसने आपके घर के बगल में एसबीआई का एटीएम लगा है, वहां से 5 बार पैसा निकाल चुका है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बहुत ही टैक्टिक्स वाले, हो सकता है आपको इजी लगे। पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होल्डर है, एसबीआई में उसने 5 ट्रांजेक्शन कर चुका है। अगर वो उसके बगल में एक और बैंक का एटीएम था, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा, उससे अगला बार कोई लेन देन करना चाहता है तो क्या चार्ज कटेगा? अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से जो इंपैक्ट है उसके वजह से एटीएम के ट्रांजेक्शंस में फ्री कर दिया गया सभी ट्रांजेक्शंस को, कि कोई भी कितने बार पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, अभी चार्जेस नहीं लगेगा किसी बैंक एटीएम से निकाले। लेकिन नॉर्मल अगर कंडीशन की बात करते तो क्वेश्चन है, याद होगा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा पुराने समय में लेके जाता हूँ। सन 2008 की बात है कि जब सब पहले पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट है तो पंजाब नेशनल बैंक के ही एटीएम से आप पैसा निकाल सकते थे, पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। बाद में फैसिलिटी ऐड हुई कि 2008 में आप किसी बैंक के अकाउंट से किसी निकाल सकते हैं। उस समय कोई ऐसा सच रिस्ट्रिक्शंस की बात अगर करे तो नहीं था, कोई भी व्यक्ति किसी भी अकाउंट किसी भी एटीएम से जितने बार चाहे निकाल सकते थे। हम उसको थोड़ी देर में चर्चा कर ले। तो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, वो एसबीआई के 5 बार ट्रांजेक्शन कर चुका है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तो चार्ज कटेगा कि नहीं कटेगा? आज की बात नहीं, हम पुरानी बातें कर रहे हैं। एक बात, क्या निकाल सकता है? निकाल सकता है, तो ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट जो एक ए नाम के बैंक में है या पीएनबी में है, वो दूसरे बैंक से निकालना चाहता है, एसबीआई में मान लो निकालना चाहता है पैसा, पंजाब नेशनल बैंक का है,
तो वो कितने बार निकाल सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन में देख दूंगा कि एक व्यक्ति का अकाउंट यहां पे है, पंजाब नेशनल बैंक में है, वो एसबीआई में से एटीएम से पैसा निकालना चाहता है अपने एटीएम के थ्रू, तो वो कितने बार निकाल सकता है। ऑप्शंस है 5 बार, 3 बार, 10 बार, अनलिमिटेड, नन ऑफ दिस। 2 मिनट क्वेश्चन सोचिए आपका क्वेश्चन क्या रहा है। जैसे क्वेश्चन लिखता है, इंसान की आदत है यूज करने की, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, एसबीआई से कितने बार वो पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। 5 बार, 3 बार। अच्छा, इसमें सर आपने बोला ही नहीं कि वो साल में, महीने में। चलो भाई महीने में बात कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है, एसबीआई में एक महीने में वो कितने बार निकाल सकता है। 5 बार, 3 बार, 10 बार, अनलिमिटेड, नन ऑफ दिस। तो लोग हड़बड़ी में क्या लगाते हैं 5। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? यहां आपको पूछा नहीं, आपको सिर्फ पूछ रहे कितने बार निकाल सकता है। अरे उसने कहीं मना थोड़ी किया कि तुम निकाल चुके, तुम नहीं निकाल सकते। आप दूसरे बैंक के एटीएम से कितने बार भी निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं दूसरे बैंक के एटीएम से निकालने की। समझ आया? अब यहां पे क्वेश्चन हमेशा यही करना होता है, पहला आप यहां तक पहुंचते नहीं, आप सीधा 5 में लगाते हो और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछता, भाई बात अलग है कि पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, आप एसबीआई से, है ना, कितने बार फ्री निकाल सकते हो, फ्री ट्रांजेक्शन निकाल सकते हो। 5 बार। अच्छा, एक और क्वेश्चन निकला फिर यहां से, ये कौन से एटीएम से कितने बार निकाल सकता है कोई, ये कौन रेगुलेट करता है? हु रेगुलेट एटीएम ट्रांजेक्शंस, कि कितने बार कौन कस्टमर कहां से निकाल सकता है। आरबीआई, एनपीसीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और। याद रखिएगा, यहां पे बैंकों को फ्री हैंड दे दिया गया है, वो खुद अपने कस्टमर, इवन सुने होंगे एसबीआई अपने कस्टमर के एटीएम के कैश ट्रांजैक्शन में चार्जेस लगा लेता है। दैट मींस एटीएम के ट्रांजैक्शन पे कितने फ्री है नहीं होंगे, ये सब कंसर्न बैंक डिसाइड करता है। इट इज रेगुलेटेड बाय कंसर्न बैंक। तो पीएनबी अदर बैंक एटीएम से कितने बार निकाल सकता है? अनलिमिटेड। पीएनबी के अकाउंट है एसबीआई में कितने बार फ्री निकाल सकता है? देन वी कैन राइट एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन 5 टाइम्स। आरबीआई इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट मैंडेटरी, इंस्ट्रक्शन आप 5 बार दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं, बैंक अपने हिसाब से रख सकता है, लेकिन एज पर आरबीआई नॉर्म्स हम कह सकते हैं 5 बार वो फ्री निकाल सकता है। यहां पे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो अदर बैंक एटीएम से अनलिमिटेड, अदर बैंक एटीएम है एसबीआई से कितने बार निकाल सकते हैं पूछा तो अनलिमिटेड रहेगा, और फ्री वाला पूछा तो 5 बार। अब ये फ्री वाली बात तो हो गई कि भाई अनलिमिटेड निकाल सकता है। एक क्वेश्चन और चलते हैं इसी पे कि फ्री की तो बात हो गई। अब मान लीजिए 5 बार, ये वाला क्वेश्चन पे चलता हूं कि 5 बार निकाल चुका है, ये अकाउंट है एसबीआई के बात है, 5 बार निकाल चुका है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा से ऐसा कौन सा लेन देन करेगा या करना चाहेगा पीएनबी वाला कस्टमर, तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा। अगर चार्ज नहीं लगेगा तो एक बात समझ में आई, वो ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होता होगा, अदर बैंक के अकाउंट, अदर बैंक के एटीएम के ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होता होगा, तभी चार्ज नहीं लगेगा। तो मेरे क्वेश्चन है, एटीएम के थ्रू ऐसा कौन सा इनमें से जो ऑप्शन नहीं है अभी, इनमें से कौन सा है तो अदर बैंक से निकालते हैं तो ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं होता है। ऑप्शंस आर मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। मेरा क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूं आपको, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, एसबीआई से 5 बार निकाल चुका है, वो 6वीं बार इनमें से एक दूसरे बैंक एटीएम से निकाल रहा है, दूसरा बैंक होता है। अच्छा, दूसरे बैंक यहां से 5 बार फ्री, यहां भी तो 5 बार फ्री होगा। ऐसा हो सकता है क्या कि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट है, एसबीआई से 5 बार निकाला है, वो दूसरे और बैंक के एटीएम से भी उस महीने 5 बार और भी चीजें जितने बार हो, क्योंकि एसबीआई हुआ है, बहुत सारे बैंक बचे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो और कोई भी बैंक हो, अगर वो यहाँ इसको छोड़ के दूसरे में, तो वो जितने होंगे अदर बैंक में ही काउंट होंगे, तो 5 बार हो। तो मेरा क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन सा ऐसा लेन देन है जिसमें वो करेगा तो उसमें चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज नहीं लगेगा दैट मींस अदर बैंक के एटीएम ट्रांजैक्शन जो होती है कौन सा काउंट नहीं होता है। मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। ट्रांसफर दैट इज एक साथ, दैट इज ट्रांसफर शॉर्ट फॉर्म में। तो कौन सा है आपके हिसाब से? तो यहां पे ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी कहानी सुना दूं। अगर आपने एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट कराया और आपने पिन डाला, पिन उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप कुछ मत करिए,
तब भी वो ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाएगा। फिर से लाइन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम में एसबीआई से 5 बार निकाल चुके हो, 6ठी बार बैंक ऑफ बड़ौदा में एटीएम डाले हो और आपका पिन करेक्ट है और लग गया, तो पिन एक्सेप्ट हो गया, आपने कुछ नहीं किया, एक टाइम के बाद देखोगे सेशन टाइम आउट करके लिखता है, दैट मींस होने के। तो भाई ये कब हो सकता है, हम कब कर पाएंगे मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज या फंड ट्रांसफर कब कर पाएंगे? जब ही कर पाएंगे जब वो पिन एक्सेप्ट कर लिया हो, तब ये कर पाएंगे। और आपने पिन एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस अगर सिर्फ पिन एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी नहीं करोगे, तब भी अदर बैंक का ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाता है। दैट मींस इसमें सब में चार्ज लगेगा। मुद्दा ये है कि कितना रुपए। क्लियर यहां पे? एटीएम ने पिन एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रांजैक्शन में काउंट होगा। ध्यान से, आप ऑप्शन में मत घबराइए मत, ये कब कर पाएंगे? पिन एक्सेप्ट होने के बाद। एक्सेप्ट हुआ मतलब ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाएगा। एटीएम में ट्रांजैक्शन जो होता है वो कितने टाइप की होती है? चलो कहते हैं सर मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर है, ये ट्रांजैक्शन के टाइप हैं, ऐसा है। ट्रांजैक्शन कितने तरीके होते हैं? लाइक अगर मैं बात करूं कैश विड्रॉल और मैं बोलूं मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी, क्या दोनों सेम होंगे, एक जैसे ट्रांजैक्शन है? नहीं। या हम कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले देखिए फंड ट्रांसफर लिखा हुआ है, फंड ट्रांसफर, ठीक है, ये फंड ट्रांसफर, ये एक जैसे नहीं है। यहां हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है, यहां पे पैसे का लेन देन नहीं है। इसीलिए एटीएम में ट्रांजैक्शन दो तरीके का हो गया, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान रखेंगे क्यों, इसको बताने की जरूरत क्यों है, बता दूं। हो सकता है आपसे पूछे कि कितना रुपए लगता है, आपने खुद एनालाइज करिए कि बार आपको होता फंड इश्यू, याद रखिएगा पिन एक्सेप्ट होने के बाद आप बैलेंस कैश निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन कैश रहता नहीं एटीएम में, फिर भी आपका चार्ज कटा होगा, 6ठी बार काउंट कर लिया उसने, फिर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस तो हुआ नहीं था, फिर भी चार्ज कट जाता है। इसी के ही बता रहा हूं कि पिन एक्सेप्ट किया मतलब ट्रांजैक्शन में काउंट हो जाता है। तो कैश विड्रॉ मिनी, इसमें कितना रुपए है? तो यहां पे ध्यान रखेंगे एज पर आरबीआई नॉर्म 20 रुपए प्लस जीएसटी, जो भी हम बात करते हैं जीएसटी बाद में देखेंगे। इसमें होता है 9 रुपीज प्लस जीएसटी, इसलिए देखिए होगी जब ये चार्ज करता है तो 10-11 रुपए के आसपास, ये 23 रुपए को कुछ आसपास। किसमें? कैश फंड ट्रांसफर अगर 6ठी बार है तो, अगर इस तरह के कोई काम आपने सर्च किया हो तो 9 रुपए कुछ पैसे कटे हुए हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो एटीएम में ध्यान रखेंगे दो तरह का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल, दोनों तरह की चीजें हैं। तो ये भी याद रखेंगे कितने बार निकाल सकते हैं, हर बारी 5 बार मत लिखिएगा, अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, कोई नहीं रोका आपको। कितने बार फ्री निकाल सकते हैं? 5 बार। हाँ, कुछ शहर में एक और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि मेट्रो सिटीज जो होती हैं वहां पे 3 ही बार फ्री निकालने की इंस्ट्रक्शन दिया गया एज पर आरबीआई नॉर्म्स। क्लियर यहाँ पे? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो मुद्दा था अभी जो चार्ज की बात की हमने, अब उसका क्या रिलेशन है उधर बचा हुआ है। तो चार्ज की बात की थी कि भाई पीएनबी से निकाला, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे थे हम। पीएनबी वाला लेट से वीजा कार्ड देता है, लेकिन इसका टाई अप मान लो मास्टर कार्ड के साथ है, या हो सकता है वीजा के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पेमेंट्स आपस में लेन देन कर रहे हैं यार, पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट आप इस पैसा निकाले हो, पैसा कहां मिल गया आपको यहां, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि पंजाब नेशनल बैंक वालों को तो देना पड़ेगा एसबीआई वालों को वापस। क्यों? मान लीजिए पंजाब, एक और दिक्कत पे चलते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का कोई कस्टमर, बहुत क्लियरली देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का कोई कस्टमर एसबीआई से एटीएम से 1000 रुपए निकाला, एसबीआई का कस्टमर पंजाब नेशनल बैंक से 2000 निकाला, किसका कितना लेनदारी और देनदारी है? तो ऑब्वियसली दिख रहा है, ये 1000 निकाला मतलब ये पीएनबी 1000 एसबीआई को देगा और एसबीआई 2000 एसबीआई को आपस में सेटल करेंगे इन दोनों अमाउंट को। तो क्या सीधा सेटल कर लेंगे? भाई मेरे कस्टमर ने तेरे से 1000 रुपए निकाला, तेरे कस्टमर ने मेरे पास 2000 रुपए निकाला, एक काम करो आपस में 1000 रुपए का लेन देन खत्म करते सेटल। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक एक चीजों को फाइल हो गया कोई ट्रांजेक्शन, तब गड़बड़ हो जाएगी, निकलत दिखेगा, बड़ा दिखेगा, आपका एटीएम ट्रांजेक्शन फाइल हो जाता है, तब क्या करें? इसीलिए अलग अलग होगा। अब बात यह है, ये सेटलमेंट करेगा कौन? करेगा कौन सेटलमेंट? मुद्दा यह है सेटलमेंट करेगा कौन? सेटलमेंट ऐसा है, सेटलमेंट इसलिए बोलो फाइल हो गया तो फिर यहाँ के एसबीआई क्यों बोला जाता है? एसबीआई के टाइम से पैसा निकाले हो, फाइल हो गया ट्रांजेक्शन, 1000 रुपए निकाल रहे थे आप, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट 1000 रुपए नहीं निकला, तो क्या एसबीआई जाकर कंप्लेन करते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि एटीएम आपने, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल कई बार पूछा है क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे कि कोई कस्टमर ए नाम के या कोई भी कस्टमर हो, पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, एटीएम वहां का है, वो दूसरे बैंक के एटीएम से निकाला है, तो वो कंप्लेन कहां रजिस्टर करेगा? क्वेश्चन के बाद पूछा है इकोनॉमी में या बैंकिंग के क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कंसर्न बैंक में करता है ना जाके एसबीआई में। क्यों? उसका पूरा डिटेल यहां है,
मेरा पूरा डिटेल जहां वही तो कंप्लेन होगा। आपका नहीं कि आपका जैसे आपके पुलिस स्टेशन है, आप जाके दूसरे थाने में थोड़ी रिपोर्ट, क्योंकि आपका डिटेल कहाँ है, जुडिशरी एरिया होती है, वैसे सेम चीज यहाँ भी। तो आपका यहाँ कंप्लेन रजिस्टर्ड होगा, ध्यान रखेंगे जिस बैंक का अकाउंट है वहां पे कंप्लेन होगी, ना कि जिस बैंक के एटीएम से आपने पैसा निकाला है वहां कंप्लेन होगी रजिस्टर, क्योंकि ये बैंक आपस में सेटल करेगा। सेटल वही तो मुद्दा फंस गया फिर से, ये सेटल कौन करेगा? भारत के पास से शुरुआती दौर पे टेक्निक हमारे पास नहीं थी। दैट मीन्स 2008 में हमने बात किया कि यार एक 2008 से पहले ऐसा नहीं था कि आपका पीएनबी अकाउंट है तो आप दूसरे बैंक के एटीएम सबसे पीएनबी से। 2008 में ऐसा हुआ कि आपका अकाउंट पीएनबी है, आईसीआईसी बैंक है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं, आप दूसरे बैंक से आईडीएफसी नया है, एसबीआई, किसी भी बैंक के एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। कैसे पॉसिबल हुआ होगा? ये पॉसिबल तभी हुआ होगा जब कहीं नहीं कहीं सभी एक प्लेटफॉर्म में आ गए होंगे, एक जगह सबका आपस में इंटरकनेक्टिविटी होगी, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। ये जो बैकबोन है, ये जो तरीका है, ये भारत में नहीं थे। इनको सेटल करने के लिए भारत को थर्ड पार्टी कौन? ये कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है, मैस्ट्रो, मास्टर, वीजा। इसके अंदर एक चीफ भारती है, याद होगा, मैस्ट्रो की चीफ बग्गा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बैकबोन है, इसके आपस में कनेक्टिविटी वजह से आज ऐसा पॉसिबल हुआ कि हम एक बैंक के किसी भी अकाउंट से, एक बैंक के किसी भी जो भी बंदा है वो दूसरे बैंक में जाकर अपना लेन देन कर सकता है। इस बैकबोन का ही तो मेन खेल था ये है। अब यार सिंपल सा है, ये तो थर्ड पार्टी हो गई, ये पीएनबी, ये एसबीआई, ये आपस में देखेंगे कैसे? बैकबोन तो अलग बैकबोन है किसी का, मतलब सिंपल से हुआ, आपने किसी व्यक्ति, तीसरे आदमी के बीच में लेन देन हो रहा है, वो तीसरा व्यक्ति कोई भी काम आपके घर का कोई दूसरे व्यक्ति का, मतलब तीसरे आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति काम करने आता है, क्या वो फोकट में फ्री में कोई करता है? अब एक को छोड़ दो, आप समझ गए होंगे एक को छोड़ू कौन छोड़ना। तो ये जो है फ्री में तो करेगा नहीं हर ट्रांजैक्शन पे। दैट मींस हमने आज तक सुना था कि यार अदर बैंक एटीएम से फ्री होता है। आई थिंक वो फ्री कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या बैंक खुद बियर करता होगा, तो चार्जेस लगता है। क्यों? ये थर्ड पार्टी, कोई भी ट्रांजैक्शन फ्री नहीं होगा। इसलिए याद होगा शुरुआती 2008 में सभी ट्रांजैक्शन फ्री में था, बाद में सिर्फ 5 बार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लोगों ने अंधाधुन यूज करना शुरू कर दिया था, कभी सुबह शाम गए 100 रुपए 50 रुपए एक ही दिन में कितनों बार। इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, क्योंकि इनको पेमेंट सेटल करने में तकलीफ हो जाती। तो इस बैकबोन को थर्ड पार्टी, मैस्ट्रो, मास्टर, वीजा, इनके पास था टेक्नोलॉजी जो आपस में सेटल करते थे। ये फ्री में तो करेंगे नहीं, जितना ज्यादा इन कार्डों का उपयोग करेंगे, एक चीज तय है, ये विदेश की कंपनी है। हम बात आगे करते हैं कि किन किन चीजों को हम आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बेसिकली 2 चीज, गुड्स एंड सर्विसेज। ये 2 चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है। बात करें अगर इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, गुड्स एंड सर्विस की, तो अगर हम इनका कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, दैट मींस क्या ले रहे हैं? ये तो भारत के है नहीं, हम क्या कर रहे हैं? उनसे सर्विसेज ले रहे हैं मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। जितना ज्यादा इनका उपयोग करेंगे उतने ही हम सर्विस इंपोर्ट हुआ। और ये गुड्स की जितनी भी गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट होती है, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिल भेजेगा ना, कि जो बिल भेजेगा इसका पेमेंट कौन करेगा? ठीक है, हमारे बिहाफ में बैंक करेगा, लेकिन ओवरऑल टॉप लेवल पे गवर्नमेंट करती है। रिमेंबर दैट, कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट अगर बिल पेमेंट करेगा, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हम करते हैं, बाद में चर्चा कर लेंगे। ये जो पेमेंट करेगी, अब बात यह है पेमेंट पे आपको इंपैक्ट दिखा रहा हूं कि इनका आखिर क्यों, जब इनको क्यों हटाने की कोशिश करके इनको हटाया जा रहा है, रुपए कार्ड क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, उसका कारण समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ज्यादा हम इंपोर्ट कराएंगे, लेट्स से अज्यूम हमने पिछले महीने 100 करोड़ का सर्विस लिया। अब बात है ये विदेश की कंपनी मुझसे क्या लेगा? रुपी लेगा। रुपी से याद आया, आपको याद है सिंबल कब भारत में कब लागू हुए? सिंबल R का जो सिंबल है, और क्वेश्चन पूछता है ये जो 2 पैरेलल लाइन है क्या डिनोट करता है? इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, बता दें। R एक कौन सी स्क्रिप्ट में भी पूछता है। R जो है स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट पे बना है। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार, IIT मद्रास से है, डी उदय कुमार। तो R जो स्क्रिप्ट है जो बनाया गया, R इसका सिंबल देवनागरी स्क्रिप्ट है, इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं डी उदय कुमार। ये 2 पैरेलल लाइन बताता है कंटिन्यूटी प्रोग्रेस। ये आया था सन 2010 में, सन 2010 में। ध्यान रखेंगे कि बार हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी स्क्रिप्ट है, बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ऑल दैट। एनीवे,
तो बात यह है कि ये तो विदेश की कंपनी है, अगर हमको पेमेंट करनी, इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग का कहता है कि यार इंडियन रुपी तो लेगा नहीं, इंडियन रुपी लेगा नहीं तो करे क्या, तो वो लेगा हमसे क्या, डॉलर, और डॉलर तो इंडिया में छपती होंगी, है ना, सही है? बिल्कुल नहीं, भारत में डॉलर छपती नहीं है, डॉलर जो है आपको इंपोर्ट कराने पड़े, उसको भी परचेस करना पड़ेगा। अब परचेस करना पड़ेगा यहां मतलब हमारी दोहरी मार पड़ रही है, सर्विस कराएं उसके लिए अलग पेमेंट दें, और या दूसरे की करेंसी पेमेंट कराऊंगा वो भी बैठा, उसको भी तो सैलरी चाहिए, वो कहां से लाएगा? दैट मीन्स जब हम बात करते हैं करेंसी का लेन देन होता है, इसके लिए एक मार्केट होती है करेंसी डेरिवेटिव मार्केट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं करेंसी डेरिवेटिव मार्केट, जहां पे लेन देन होती है करेंसी का, आपस में लेन देन, करेंसी का लेन देन होती है आपस में, तो ये जो आपस में लेन देन हो रही है इसके लिए तो कुछ तो चार्जेस देना पड़ेगा। खैर कोई भी इंडिविजुअल तो बन नहीं जाता है, यहाँ आरबीआई की बिहाफ में, आरबीआई सब करता है ये सब काम। देखोगे आरबीआई पास रिजर्व जो होती है उसमें फॉरेन करेंसी की रिजर्व की बात करते हैं, उसमें होता है, हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में हमको लेना पड़ता है, सर्विस के लिए अलग दे, दैट मीन्स हमारी सर्विस जो होगी, जो लेंगे वो सस्ती होगी महंगी होगी, सोच के देखते हैं, क्योंकि सिर्फ सर्विस लेने वाली बात होती है, इंडिया रुपये देते कोई प्रॉब्लम नहीं था जितना का उतना, लेकिन हमको करेंसी लेनी पड़ेगी उसकी, तो सर्विसेज की जो रेट है वो बढ़ जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। अभी बात है इनमें जो एक दूसरे करेंसी में लेन देन होती है उसमें एक्सचेंज में कोई ना तो कोई फिक्स रेट लगता होगा जिस रेट से लेन देन होता है, तो उस रेट को आरबीआई कहता क्या है? इसको कहते हैं रीर, और ध्यान से सुनेंगे, रीर। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा है, या कभी आपसे क्वेश्चन पूछा, भारत सरकार जब करेंसी या आरबीआई जब भी करेंसी का लेन देन करना चाहता है तो लेन देन करता है, उसमें जो एक्सचेंज रेट लगता है उस एक्सचेंज रेट को कहते क्या है? उसको कहते हैं रीर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ध्यान रखेंगे कभी भी कोई करेंसी लेन देन भारत करता है उसके लिए जो एक फिक्स रेट डिसाइड होती है उसको रीर कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, क्लियर यहाँ पे? अब मुद्दा ये है, अब देखिए यहाँ पे मतलब से हमने 100 करोड़ लिया, मान लीजिए 70 का हिसाब है तो हमने दे दिया, सोच लीजिए कितना रुपए दिया आपने, 100 करोड़ इंडियन रुपए की बात है, हमने कितना देना पड़ेगा, 1 रुपए की कीमत 70 है तो कितना देना पड़ेगा, गिन लीजिए, एक जीरो और लगा लीजिए, 700 करोड़ डॉलर की बात कर रहे हैं हम। अगर एक बार नेक्स्ट मंथ फिर भी यही है, अब यहां समझिएगा 7,000 इंडियन रुपए पहुंच गया कितना, 7,000 करोड़। क्लियर है? ये पहले, ये अब बात है इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, इंडियन रुपी। इससे हमने क्या लिया, डॉलर लिया, 100 करोड़ का मैं डॉलर कर देता हूं, 100 करोड़ मतलब समझ होंगे, अगर मैं करोड़ बोल रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड में बोल रहा हूं, हम यूएस स्टैंडर्ड पर नहीं चलेंगे, मिलियन ट्रिलियन पर नहीं चल रहे हैं, सीधे समझने के लिए। तो ये 100-700 करोड़ ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी है, फिर से मिल गया, फिर इतने का गया तो 700 करोड़, हो सकता रेट और बढ़ गया होगा तो मान लीजिए लो एक और जोड़ लेते हैं, इतने का इंडियन रुपये वहां चला गया, क्यों? क्योंकि अब वैल्यू गिरेगी या बढ़ेगी, जो हमने सुनते हैं इंडियन रुपये गिर गया, वो कैसे गिरती है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। 700 करोड़ पहले इंटरनेशनल मार्केट में था, फिर हमने इंपोर्ट कराया, फिर इतना दिया, तो टोटल कितना हो गया, 14,100 करोड़ इंडियन रुपये अवेलेबल इन इंटरनेशनल बीच मार्केट करेंसी डेरिवेटिव मार्केट। सिंपल सा लॉजिक, 500 करोड़ 500 किलो मान लो टमाटर मार्केट में है, उस दिन का रेट टमाटर का क्या होता है जरा समझिएगा, और 1000 किलो टमाटर पहुंच जाए उसी मार्केट में तो कितना होगा, तो याद होगा 500 होगा तो महंगा होगा, 1000 किलो हो जाए तो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि जिसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यहां पे देख लीजिए उपलब्धता इंडियन रुपए की क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए किसके कौन कमजोर और कौन स्ट्रांग होगा, इसलिए हम पढ़ते हैं आए दिन। देखिएगा जैसे ही आयात क्रूड ऑयल की प्राइस देखिएगा जब भी बढ़ती है इंडियन रुपी गिरती है, क्यों? इंपोर्ट कराते इंडियन रुपी ज्यादा जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी की एबिलिटी बढ़ जाएगी, और डॉलर की एबिलिटी क्योंकि हम पेमेंट करेंगे नॉर्मली उस करेंसी में, इसलिए इसकी एबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी एबिलिटी कम उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसकी एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम। यही कारण है इंडियन रुपी गिरने का। तो समझ आया होगा उम्मीद करता हूं आपको। तो डॉलर और इंडियन रुपी का ये चल रहा है प्रॉब्लम, ये बात है। अब ये यहाँ पे एक तो मतलब यहाँ पे हम सर्विस लिए उसके अलग से पेमेंट किए, फिर हमने परचेस करने के लिए अलग से फिर पेमेंट पैसा एक्स्ट्रा दिए, इसको रीड कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा यार हम इन पे डिपेंडेंट क्यों रहें, क्यों ना भारत में ही अलग खुद का अलग से कार्ड बनाया जाए, ताकि ये, क्योंकि अब यहीं पे प्रोड्यूस हुआ है तो हमको जो भी बैकबोन होगा यही खोगा तो हमको अलग से पेमेंट देने की जो कवायद है हमें नहीं देनी पड़ेगी। इंडियन रुपी आउटफ्लो होगी नहीं, अगर आउटफ्लो नहीं होगी तो इंडियन रुपी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी
एज इट इज रहेगा, या हो सकता है उनके पास इंडियन रुपये हम खुद वापस ले लें। अभी हम चलेंगे बॉन्ड के बारे में, सुने होंगे आप इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड होती है कि आरबी बाईबैक करता है या मजबूत करने के लिए आरबी फर्दर स्टेप लेता है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे बाद में। तो ये जो चीजें हैं, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आएगा क्यों आखिर इन कार्डों को बंद करने की आवश्यकता है। इसीलिए कोई भी ऐसी विदेशी चीज जो होती है जिनका हम कंज्यूम करते हैं उसका कम करना चाहिए। रीजन यहाँ पे देख लीजिए आप, इंडियन रुपये कमजोर होने का कारण हम खुद हैं। जितना दाम फ्यूल कंज्यूम इंटरनेशनल क्रूड प्राइस, तो खैर ये तो बात है, छोड़ देते हैं इन बातों को, आगे चलते हैं। अब बात है रुपए कार्ड का, आपको कारण समझ आ गया होगा क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि ये विदेश की कंपनी है, इनको डाउनग्रेड, इनकी यूज कम कर दिया जाए, बैंकों में भी चार्जेस कम लगेगा, खुद देश का भी जब भी सीरीज बात है, जब हमको डॉलर ही परचेस नहीं करना पड़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। एक मुद्दा, रिजर्व बढ़ जाएगा तो इंडियन की जो इंडियन रुपये अगर रिजर्व बढ़ा लेता है, आरबीआई के पास रिजर्व बढ़ता है, फॉरेन करेंसी की इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। साथ ही हम जो भी सर्विस इंपोर्ट कराते हैं जब ये इसकी कमजोर आएगी, अगर ये अगर इंडियन रुपये मजबूत हो जाएगी, जो भी इंपोर्ट कराएंगे वो सस्ती हो जाएगी, चीजें हमें सस्ते में अवेलेबल होगी, इसलिए सब करना जरूरी है। तो ये कार्ड को बंद किया जाए, लॉन्च किया गया रुपए कार्ड। ध्यान रखिएगा कुछ बातों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनके पास तो खुद का बैकबोन था ये, तो एनपीसीआई ने खुद का बैकबोन यहाँ मतलब है जिसके थ्रू वो लेन देन को आराम से ट्रेस करता है, मेंटेन करता है, फुटप्रिंट देखता है, और उसके हिसाब से वो तब तो रिफंड आता है आपके अकाउंट में, तो फिर कैसे पकड़ता है इतने लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन में। तो ये जो बैकबोन है एनपीसीआई ने जो बनाया है रुपए कार्ड के लिए, उस बैकबोन को कहते क्या है? याद होगा शुरुआत में जब रुपए कार्ड 2012 में चालू किया गया था, बहुत सारे पोज में या ऑनलाइन पेमेंट में नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि इनके साथ ये कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई दूसरे देशों में देखे होंगे रुपए कार्ड के थ्रू पेमेंट इनेबल हुआ, जिसमें सऊदी अरबिया है, ब्रिटेन है, सिंगापुर है, वहां पे रुपए कार्ड एक्सेप्ट होते हैं। 4 देशों अभी तक ऐसे हैं जो रुपए कार्ड एक्सेप्ट करता है। उन 4 हो सकता है पूछे भी कि इनमें से कौन से देश में रुपए कार्ड इनेबल है जहां से पेमेंट हम कर सकते हैं। 4 देश हैं फिलहाल जहां पे टाई अप हो गया है, रुपए कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चाइना है सबसे पहले, चाइना, सिंगापुर, बहरीन, यूएई, ये 4 देश है जिनमें रुपए कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। एक बार जरूर लिख ले क्योंकि इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो रुपए कार्ड की बात है, ये बैकबोन का नाम क्या है? दूसरा, ये बैकबोन तो जो भी है, रुपए का फुल फॉर्म, इसका भी तो कुछ फुल फॉर्म होगा। इसका फुल फॉर्म है रुपया पेमेंट। रुपए का फुल फॉर्म है रुपया पेमेंट, और इस बैकबोन का नाम दिया गया एनएफएस। एनपीसीआई ने जो रुपए कार्ड के लिए जो बनाया वो एनएफएस। तो एक बार फटाफट निकाल कर, रुपए का फुल फॉर्म रुपए पेमेंट। रुपए कार्ड किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने। रुपए कार्ड जो लॉन्च किया तो बैकबोन का नाम एनएफएस। एनएफएस कौन लॉन्च किया? एनपीसीआई, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। तो ये है एटीएम के कुछ क्वेश्चंस। ये अभी नहीं, अभी बचे हुए और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा रील एनएफएस, रुपए क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है, सीवीवी कितने डिजिट की होती है, सीवी और को कॉम्बिनेशन से 19 डिजिट्स हुई, क्यों हमें इनको कार्ड को बंद किया गया, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगले पड़ाव पे चलते हैं, इसके अगले क्वेश्चंस पे। एटीएम को इनमें से क्या कहा जाता है? एटीएम इज नोन एज, एटीएम को इनमें से क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जितना आपने उम्मीद नहीं किया होगा इतने क्वेश्चन, आपने उम्मीद नहीं किया होगा उतने क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एटीएम नोन एज, एटीएम को इनमें से क्या कहते हैं? प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी, स्मार्ट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक, थोड़ा क्लियर लिख दें, करेंसी, प्लास्टिक नोट। 5 ऑप्शन हो गए आपके, आपको बताने हैं, इनके अंदर और चलेंगे क्वेश्चंस, आपको बताने हैं। ये
एटीएम को इनमें से क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से और देखेंगे। एटीएम इज नोन एज प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी, स्मार्ट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक नोट। क्या कहते हैं एटीएम को? सोचिए, आंसर आया आप लोगों का? तो क्या लिखें? प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक कार्ड हो सकता है, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक नोट। एनी गेस? यहां पर कंफ्यूजन आ रहे होंगे, 1 2 3। ठीक है, चलिए जो भी है इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई ये इनके होते क्या हैं। प्लास्टिक कार्ड कुछ ऐसा इकोनॉमिक टर्म में प्लास्टिक कार्ड नहीं होते, कोई भी कार्ड जो प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक कार्ड, इसको इग्नोर करते हैं। स्मार्ट कार्ड, अच्छा स्मार्ट कार्ड पे एक चीज और, ये स्मार्ट कार्ड क्या होती है? जैसे हम स्मार्टफोन बदल, ये स्मार्ट कार्ड मैंने एटीएम की चर्चा कर रहा था कि 2018 आखिरी दिसंबर में गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और नीति आयोग के रिपोर्ट है, अगर क्वेश्चन ही पूछा नीति आयोग ने कब तक कहा है कि एटीएम का उपयोग बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नहीं के बराबर होगी एटीएम का उपयोग, फिजिकल एटीएम का उपयोग। क्योंकि देखोगे यूनो आया, यूनो देखोगे एसबीआई का, एटीएम की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? अच्छा यूनो का फुल फॉर्म, या कई बार क्वेश्चन इसको भी देखोगे, यूनो किसने चालू किया? यूनो का फुल फॉर्म, यू नीड ओनली वन, यू नीड ओनली वन। तो ये कार्ड की बात कर रहे थे, कार्ड जिसमें हम चिप की बात कर रहे हैं। चिप में एक है कि एटीएम में जो हम एक बात किए थे कि जैसे प्लास्टिक जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ साथ सभी कार्ड में एक चिप आने लग गई है, जैसे आपका सिम कार्ड में लगा होता है वैसे ही चिप आने लग गई है। इस चिप को पर्टिकुलर कहते क्या है? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है कि इस पर्टिकुलर को कहते क्या है? इसको कहते हैं ईएमवी कार्ड, ईएमवी कार्ड। ये ईएमवी जो चिप होती है उसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा, ईएमवी का फुल फॉर्म। आईबीपीएस 2018 आरबीआई 2018 ऑफिसर ग्रेड बी भी एक क्वेश्चन और जो एक सीवी, दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए थे। तो ईएमवी यूरोपे मास्टर वीजा, इसका फुल फॉर्म है यूरोपे मास्टर वीजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका पूछा है। तो जो चिप लगी होती है जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं ईएमवी, यूरोपे मास्टर वीजा। तो ये तीन तो हमारे, ये दो तो हमारे वहां से निकल गए। बचे हमारे पास प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी, प्लास्टिक नोट। आखिर ये है क्या? प्लास्टिक मनी में सबसे आखिरी में जाऊंगा, सबसे चलते हैं प्लास्टिक करेंसी और प्लास्टिक नोट। हमारे पास जो पैसे हैं, जो मनी है, इंडियन रूपी है, वो अगर बात करें हमारे पास जो पैसे पड़े होते हैं नोट, वो किस फॉर्म में होते हैं? देखिए इंडियन रूपी जो है लोवेस्ट डिनोमिनेशन इन टर्म्स ऑफ नोट की बात करते हैं तो 1 रुपए से शुरू होता है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और कोई है 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000। इतने ही नोट अभी हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारे देश में फिलहाल है। पहले तो 1000 था, 2000 नहीं था, बाद में याद होगा डिमोनेशन 8 नवंबर 2016, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 8 नवंबर 2016। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी। 2016 को जब विमुद्रीकरण, जिसको हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, ये सब किया गया। फिर ये 200 के नोट और 2000 के नोट नए इंट्रोड्यूस किया गया और 1000 को रिप्लेस किया गया। एनीवे, तो ये मैं आखिर क्यों सुना रहा हूं? ये जो नोट होती है, ये नोट हमारे पास पेपर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पेपर के फॉर्म में है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? पेपर नोट। ये जो एक एक डिनोमिनेशन है, 1 रुपए, 2 रुपए, तो पेपर नोट के फॉर्म में सब है हमारे पास। अच्छा, पूरे भारत की करेंसी कैसा है? पूरे भारत की करेंसी भी किस फॉर्म में है? इंडियन रूपी कैसा है करेंसी है? तो हम कहेंगे पेपर करेंसी। ध्यान रखिएगा, कैसा करेंसी? पेपर करेंसी। क्यों पेपर करेंसी? क्योंकि जो पूरे इंडियन रूपी जो है वो पूरा पेपर के फॉर्म में है। और इंडियन रूपी कैसी करेंसी? पेपर करेंसी टर्म में। मतलब किसी देश में यदि पूरा करेंसी मान लो, ये जो भी उनके मूल्य डिनोमिनेशंस में अवेलेबल होती होंगी, जैसे $1, $2, $5, जो भी ऐसे डिनोमिनेशन में, अगर पूरा करेंसी अगर
यही पेपर के फॉर्म में ना हो के प्लास्टिक के फॉर्म में, तो मैं कह देता वो डॉलर जो है वो प्लास्टिक करेंसी है। दैट मीन्स प्लास्टिक करेंसी मतलब होता है वो देश की जो करेंसी है, इंडिया रुपी है जैसे हमारा, वहां का डॉलर इंडिया रुपी, मान लो पूरा इंडिया रुपी अगर पेपर फॉर्म में ना होता, प्लास्टिक के फॉर्म में, तो मैं कहता है इंडिया रुपी कैसा है, प्लास्टिक करेंसी। अच्छा, मुझे बोलता कि नहीं, सिर्फ मान लो 50 रुपए का और 100 रुपए के ही नोट जो है प्लास्टिक के, बाकी सब पेपर के फॉर्म में था, क्या बोलता 50 और 100 का कैसा है, प्लास्टिक नोट है। तो एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के नोट अगर प्लास्टिक नोट प्लास्टिक के फॉर्म में है तो प्लास्टिक नोट, और पूरा करेंसी अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक करेंसी कहेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक नोट सबसे पहले कहां शुरू हुआ और पेपर नोट कहां सबसे पहले शुरू हुआ। दो क्वेश्चन और है कि प्लास्टिक नोट सबसे पहले कहां शुरू हुआ और पेपर नोट कहां सबसे, तो प्लास्टिक जो नोट है वो शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया। कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्लास्टिक नोट ऑस्ट्रेलिया और पेपर नोट चाइना। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक नोट कहाँ, प्लास्टिक पेपर नोट कहाँ, ये चाइना है और ये ऑस्ट्रेलिया। बहुत पहले से शुरू हो चुका है चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में प्लास्टिक नोट चालू हुआ था। एनीवे, अब बात आती है प्लास्टिक मनी की। इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिसमें हम डीमोनेटाइजेशन को लेकर चलेंगे थोड़ा। तो प्लास्टिक मनी की बात करते हैं। तो प्लास्टिक मनी है क्या, इनका तो क्लियर हो गया। प्लास्टिक मनी, हम मान लीजिए किसी शॉप पे गए हैं और मेरे पास कैश नहीं है लेकिन मेरे पास एटीएम कार्ड है, या जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ वो है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया मेरे पास करेंसी तो है नहीं, प्लास्टिक के फॉर्म में जो भी है प्लास्टिक नोट या नोट तो है नहीं, मैं किस फॉर्म में दूंगा, मेरे पास प्लास्टिक मनी है मतलब एटीएम कार्ड है। तो प्लास्टिक मनी ऐसे मनी जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक के फॉर्म में ऐसे कार्ड जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। दैट मीन्स एटीएम उनमें से एक है कि जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, मनी है हमारे पास, पैसे के टर्म में है, तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मनी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करते हैं। इनमें से प्लास्टिक मनी कौन सी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, हटा देते हैं इसको, फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिक मनी। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया हमने, चलिए देखते हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 and 3, पांचवा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन बहुत क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिक मनी, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी नहीं है। प्लास्टिक मनी का डेफिनेशन हमने क्लियर किया था कि जिसके थ्रू हम कैश ना देके, जिनके थ्रू हम अपनी पेमेंट भुगतान कर सकते हैं उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। एकदम डेफिनेशन क्लियर रखिएगा, आंसर एक बार में आ जाएगा। क्या अभी जो डेफिनेशन दिया उसमें क्या मैच बैठता है कि जिसके थ्रू हम अपना पेमेंट दे सकते हैं। क्या मैं एटीएम के थ्रू पैसा दे सकता हूँ, हाँ। क्या डेबिट कार्ड के थ्रू पैसा दे सकता हूँ, हाँ। क्या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा दे सकता हूँ, हाँ। तो आंसर सीधा है, आंसर आएगा कि सभी के लिए जो है एटीएम, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि एटीएम में देखे होंगे आप लिखा होता है एटीएम कम डेबिट कार्ड, एटीएम कम क्रेडिट कार्ड, दोनों में सिंपल सा डेबिट कार्ड मतलब एक प्रीपेड और एक पोस्टपोड है। अगर आप पहले अकाउंट में बैलेंस है तो आपको डेबिट कार्ड, आप पहले पैसा भी उपयोग कर लीजिए, बाद में पेमेंट दीजिए विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्रेडिट कार्ड, और कोई अंतर नहीं है। दैट मीन्स इन तीनों को प्लास्टिक मनी कहते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये एटीएम के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे पूछे जाते हैं कि प्लास्टिक मनी क्या, ईएमवी क्या, ठीक है। रीड के बारे में आपने सुना कि एक्सचेंज रेट पे क्या होती है। तो एटीएम के बेसिक क्वेश्चन हैं जिनसे पूछे जाते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन में जो बैंकों में योग होती है उनमें से एक क्वेश्चन था। अगला चलते हैं इसी में ही, एक और इम्पोर्टेंट चीज है एटीएम के बाद जो जिसको हमको पढ़ना चाहिए कि हम दैनिक जीवन में और कौन सा ऐसा है जो बैंकों में हमारे पॉकेट में हो। पॉकेट की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हम सीधे बैंक नहीं जाते हैं, आपके बेसिक चीज जो आपके पास है उन पे चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो हम दैनिक जीवन में बैंकों में और उपयोग करते हैं, जो हमारे पास पॉकेट में रहते हैं, हमेशा लेके चलते हैं, वो होता है आई थिंक पैन कार्ड। अच्छा, आप लोग बैंक गए होंगे, बैंक में जब आपने कैश जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं तो कैश जमा करते समय आपको
इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ कुछ है ना, अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, जो भी आप मूल्य वर्ग का मतलब डिनोमिनेशन के अमाउंट डालो, फिर ग्रैंड टोटल डालो, डेट डालो। साथ साथ वहाँ पे एक जगह कॉलम होती है पैन इंटर करने का, वहाँ पे आपने कभी ऑब्जर्व किया पैन का पुराना नाम भी लिखा होता है? कल के दिन आपसे पूछा पैन का पुराना नाम क्या है? फुल फॉर्म तो आपको सबको पता होता है, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है उतना। अच्छा, पैन में एक और चीज, पैन कितने डिजिट का होता है, पैन कौन इशू करता है, और पैन आखिर बनाने की जरूरत क्यों? इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास। पैन का पुराना नाम, पैन कितने डिजिट का है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पॉकेट में है, दैनिक जीवन में उपयोग होता है। इससे भी कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, कोशिश करते देखते हैं। ठीक है, ये कौन जारी करता है और ये आखिर बनाने की जरूरत क्यों? तो फिर करके चलते हैं। तो पैन आपने देखा होगा, पैन के ऊपर लिखा होता है संस्था का नाम जो जारी करता है, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करके लिखा होता है। पैन कितने डिजिट का है आप खोल के देख रहे होंगे, 10 डिजिट्स के होते हैं। रिमेंबर मैंने डिजिट लिखा है, अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिखा है, क्योंकि डिजिट अगर बोला हो तो वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। पैन का पुराना नाम, यहां पे आपने कभी गौर नहीं किया है कि पैन का पुराना नाम क्या हो सकता है? पैन का पुराना नाम है गीर, GIR नंबर, पहले इसको कहते थे GIR नंबर, पहले यही यूज होता था, जनरल इंडेक्स रजिस्टर, जनरल इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, तो ये पैन का पुराना नाम, ये भी 10 अंक का है, आज भी 10 अंक का ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पैन कार्ड जो होता है आखिर बनाया क्यों जाता है? लोग अलग अलग है। अब पैन कार्ड की अगर चर्चा हुई तो दो संस्थाओं की चर्चा होना बिल्कुल मुलाजिम है। क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा आनी चाहिए, इन डायरेक्ट टैक्स, सॉरी टैक्स कलेक्शन की सोल अथॉरिटी कौन है? पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला फिनमिन, दैट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा RBI, तीसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चौथा CBIC, 1 2 3 4, और पांचवा मैं इसको हटा देता हूं, बदल देता हूं, CBEC, और पांचवा है CBDT। दो क्वेश्चन आपके सामने, दोनों के लिए सेम ऑप्शन। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जो प्रत्यक्ष जो कर होती हैं उसको कलेक्ट करने का मुख्य जो सबसे ऊपर में जो संस्था होती है वो कौन सी होती है? दूसरा उसी तरह अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट करता है उसकी सोल अथॉरिटी कौन सी है? सबसे बड़ी संस्था, सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? क्या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या CBEC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो भी फुल फॉर्म है आपको पता होगा, इनकम टैक्स, CBIC या CBDT? तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है दिमाग में सबसे पहले आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि दिखता है लोग वहीं पे इनकम टैक्स पे के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एक गलत जवाब है, गड़बड़ नहीं करेंगे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की सोल अथॉरिटी है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये है जिसके चीफ हैं PC मोदी, अभी वर्तमान में जो चीफ है PC प्रमोद चंद्र मोदी। रिमेंबर दैट मोदी में DY है, गड़बड़ नहीं करेंगे, DI नहीं है, DY है, प्रमोद चंद्र मोदी अभी जो चीफ है। और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की सोल अथॉरिटी, जिसको पहले जो पुराना नाम था वो था CBEC, अब नहीं है, ध्यान रखेंगे। पहले इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सोल अथॉरिटी था CBEC, अब ये नाम नहीं है, अब ये CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब ये नहीं है, इसका नाम बदल गया है। अब इसी संस्था को कहते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। दोनों में ध्यान रखेंगे, दोनों ऑप्शन में गड़बड़ मत करिएगा, ये नाम बदल गया है, अब ये नहीं है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसके चीफ है प्रणब कुमार दास, प्रणब कुमार दास। कई बार इनके चीफ पूछते ज्यादा पहले, उसके से 8-10 महीने हुए अपॉइंट हुए, इनको ज्यादा पुराने नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सोल अथॉरिटी CBDT, जिसके चीफ है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी, और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की सोल अथॉरिटी है CBIC, जिसका पुराना नाम था CBEC, इसके हैं प्रणब कुमार दास, ध्यान में रखेंगे। तो हम चल रहे हैं पैन कार्ड में वापस, साथ ही साथ इनको देखना था।
तो पैन कार्ड से क्वेश्चंस हैं कि भाई ये 10 अंक का होता है, इसका पुराना हमको मिल गया जनरल इंडेक्स रजिस्टर और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। आखिर जारी क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है? लोगों की अपनी अपनी अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग धारणाएं हैं कि भी पैन कार्ड क्यों आखिर जारी किया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं सर बैंकों में 10,000 रुपये 50,000 रुपये से ज़्यादा हम, मैं के लिख रहा हूँ, के मतलब 1000 ध्यान में रखेंगे, 50,000 रुपये ज़्यादा जब भी हम कैश जमा करते हैं या निकालते हैं तो हमको एटीएम पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कई लोग कहते हैं सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम IT इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब हमको ज़रूरत पड़ती है। तो आखिर ज़रूरत क्यों भाई, क्या है ज़रूरत है? बैंक में बोला ठीक है इनकम टैक्स पे लगता होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे हैं, जो आप ये क्लासेस ले रहे हो, सब लोग आप इनकम टैक्स, जिनके पास पैन कार्ड होगा वो इनकम टैक्स फाइल करते होंगे, इसलिए बनाए होंगे। देख लीजिए अपने आप में, नहीं करते तो आखिर बनाए क्यों? दूसरा, आप 50,000 को हर बार जमा करते हो, नहीं तो बनवाए क्यों? मुद्दा ये कि आखिर बनाने की जरूरत क्यों? अच्छा, टैक्स स्लैब याद होगा भी इस फाइनेंस बिल का, टैक्स स्लैब याद है? टैक्स स्लैब जो है अभी थोड़े बदलाव आ गए हैं, पुराने वाले पुराने में चल रहे हैं, नए जो अभी शामिल होंगे उनके लिए अलग नियम है, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा इसमें रफली एक आइडिया ले लेते हैं कि जरूरत क्यों है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट में पैन कार्ड नहीं दिया है, ठीक है, और उसने करीब करीब 10 बैंकों में अकाउंट खुलवाया है। ठीक, मैं पुराने टैक्स स्लैब पे चल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। 10 बैंकों में अकाउंट खुलवाया है, हर बैंक में उसने 49,000 जमा किया है। कितना जमा? 49,000। ठीक है, 10 बैंकों में अकाउंट खुलवाया है, तो 10 बैंकों में खुलवाया है 49,000, सीधा एक जीरो लगा देते हैं, कितना अमाउंट होगा बता दीजिए? 4,90,000। 4,90,000। और आप इनकम टैक्स अगर पुराना स्लिप की बात करते हैं तो याद रखिएगा 2-2.5 लाख से लेके 5 लाख तक में 10% इनकम टैक्स था। अब ये बंदा चूंकि 10 बैंकों में अकाउंट है, पहले पता भी नहीं होता था, तो ये ID प्रूफ ऐसा ट्रेस नहीं करते थे, अभी तो हम चर्चा करेंगे और किसी के। तो 10 बैंकों में अकाउंट है, 49,000 उसने जमा कर रखा है, टोटल जमा हो गया 4,90,000। और इनकम टैक्स कहता है 2.5 लाख के ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है 5 लाख तक, इस रेंज में बिलोंग करता है। 10% निकाल लीजिए इसका, एक और जीरो काट लीजिए, 10% है, 2 एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा, 2 ही जीरो कटेगा, ठीक है, कितना था? 2 जीरो कटा, मतलब 4,900 रुपये कायदे से उसको पे करना था इनकम टैक्स। नहीं किया, बच गया उसका पैसा, बच के आ गया। इसमें थोड़ा टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। हुआ क्या, ये जो पैसे हैं क्या ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को पता है? जो भी संस्था होती है जो ये सब देखती है, जांच पड़ताल करती है, उनको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? कैसे ट्रेस करेगा? तो उसका तो उसके, क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे करना था, इनकम टैक्स ट्रेस किसके थ्रू करेगा? ये पैन के थ्रू। उस पैन में तो है ही नहीं, वो तो जमा ही नहीं किया है। तब ऐसे अमाउंट जो गवर्नमेंट, लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से हाइड करके रखा जाए, तो ये प्रोसेस को कहते क्या है? मतलब जैसे इस घटना को, एक इंसिडेंट को कहते क्या है? दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से पैसा छुपा के रखना, ये इंसिडेंट कहलाता क्या है? और ये छुपा के रखा हुआ अमाउंट, ये क्या कहलाता है? कि दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल से पैसा क्या रखा गया है? हाइड करके, ठीक है। इस घटना को कहते क्या है और उस अमाउंट को कहते क्या है? अब चूंकि ये गैर कानूनी, ऑब्वियस सी बात है गैर कानूनी, इसको रोकने के जो तरीके होते हैं उसको कहते क्या है, या इस घटना को ओवरऑल कहते क्या है? ये देखिए, ये छुपाने का तरीका है, छुपा के रखा गया है, उसे क्या कहा गया? छुपा के जो पैसा रखा गया है, छुपाने की घटना को क्या कहा गया? ठीक है, छुपा के रखा गया पैसा, उसको क्या कहा गया? और इस एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी को कहते क्या है? तो ये क्या किया, इसने गवर्नमेंट ऑफिशियल से पैसा छुपा के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो पैसा छुपा कर रखा है वो कहलाता है ब्लैक मनी, ठीक है। और चूंकि ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हाइड से रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, छुपा के रखा हुआ पैसा, ये इसमें टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो ये है टैक्स एविजन, कर चोरी, टैक्स एविजन, कर चोरी। तो ये तीन चीजें बहुत ध्यान से रखेंगे कि टैक्स एविजन क्या, कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर से पैसा छुपा कर रखा गया है उसमें टैक्स ना पे
उसमें टैक्स नहीं पे करेगा तो उस टैक्स कर चोरी का केस लगता है, उस पर टैक्स एविजन कहलाता है। तो गवर्नमेंट ऑफिस से छुपाया पैसे उसमें टैक्स पे ना किया गया हो, टैक्स एविजन, मनी लॉन्ड्रिंग ना लिख देंगे। अच्छा, पैसे गवर्नमेंट ऑफिस से छुपा के रखने की घटना तरीके को मनी लॉन्ड्रिंग, वो जो पैसा रखा गया है मनी लॉन्ड्रिंग करके उसको ब्लैक मनी, बराबर है। एक और बात कि यार क्वेश्चन बनता है कि ब्लैक मनी क्या इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट क्या है इसका, इसमें थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये पैन कार्ड क्यों जरूरी है। अगर ये 10 बैंकों में अगर ये रख देते तो ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो पाता, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होता तो ब्लैक मनी जनरेट नहीं होता, गवर्नमेंट के जो टैक्स चोरी वो नहीं होते तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ जाती, जिससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। इसीलिए पैन कार्ड चूंकि सभी है, इसलिए कहा जाता है बैंकों में यदि 50,000 के ऊपर ज़्यादा जमा लेन देन करते हो तो आपको पैन कार्ड देना जरूरी है, ठीक है। साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपको जगह कि आप कब इनकम टैक्स फाइल किए हो, कब इनकम टैक्स फाइल किए हो वो पता किसके थ्रू ट्रेस होगा, वो पैन के थ्रू ट्रेस होगा। तो ये है आपका पैन कार्ड का उपयोग। अब बात यह पैन कार्ड का उपयोग है कौन से एक्ट के अंदर होता है, एक और बात, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को क्या, ये घटना को रोकना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये घटना ही रुक जाएगी तो ये नहीं होगा और ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट मींस मनी लॉन्ड्रिंग रोकना पड़ेगा। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लगाया गया, प्रिवेंट करना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्वेश्चन कई बार आया है कि पैन कार्ड डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग, डील दैट मींस प्रिवेंट करना, तो पैन कार्ड डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग। ध्यान रखेंगे कभी ये मत कि ये ऐसा करते हैं इनकम टैक्स फाइल करते हैं, कोई बार क्वेश्चन आया है। या पीएमएल एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया, पीएमएल एक्ट, कभी हम एक्ट पढ़ते हैं आगे फर्दर भी याद रखेंगे, कभी भी एक्ट पढ़ते हैं तो ध्यान रखें वहां पे आखिरी में ईयर लिखा होता है, वो ईयर उतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट को भी हो उसका आखिरी में ईयर याद ना हो तो पीएमएल एक्ट 2002। तो पैन कार्ड डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए एक्ट का नाम पीएमएल एक्ट 2002, ध्यान में रखेंगे इसका। तो पैन कार्ड का उपयोग क्लियर है कि बैंकों में क्यों किया गया और इनकम टैक्स में क्यों जरूरत है, कब कब उसने कब कब टैक्स पे, टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, ब्लैक मनी तो नहीं जनरेट हो रहा है, उसको रोकने के लिए। इसलिए पैन कार्ड कभी आया ऑप्शन में हमेशा पीएमएल रहेगा, पीएमएल है तो पैन कार्ड ऑप्शन में रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन फिर से बोल दे रहा हूं, लिखिएगा ध्यान से कि गवर्नमेंट ऑफिसर से छुपा के अपने जो भी सोर्स ऑफ इनकम उसको छुपा के रखना मनी लॉन्ड्रिंग। वो जो पैसा रखा गया है मनी लॉन्ड्रिंग करके ब्लैक मनी, उसमें टैक्स पे नहीं करना, कर चोरी, टैक्स एविजन, रोकने के लिए कौन सा कानून, पीएमएल एक्ट 2002, उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया, पैन कार्ड। इसलिए कभी मत बोले कि इनकम टैक्स में लगे, वो लगेगा, किसके थ्रू ट्रेस करेगा, दूसरा कैसे ट्रेस करोगे, बैंकों में जमा है तो वो पैन कार्ड लगाया गया। क्लियर है। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे थे कि ब्लैक मनी से अर्थव्यवस्था में क्या इंपैक्ट पड़ती है, या इस क्वेश्चन को दूसरे पहलू पे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों आखिर भारत में इतना इन्फ्लेशन रेट रहता है हमेशा, कि इसका कारण क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। आखिर इन्फ्लेशन जनरल टर्म में है क्या, इन्फ्लेशन और ब्लैक मनी से इसका क्या संबंध है, क्यों कहते हैं भारत में जो अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। इसकी चर्चा मैं भी रख लिया, फिर हम जब आगे पढ़ेंगे भी एक और टॉपिक है उसके बाद तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ब्लैक मनी की आखिर ज़रूरत क्यों, ब्लैक मनी की ज़रूरत में दैट मीन्स उसकी आखिर इम्पैक्ट को समझने की ज़रूरत क्यों। इन्फ्लेशन की बात अगर हम करें तो इन्फ्लेशन जो चीज़ें होती हैं कि डिमांड अगर ज़्यादा हो, ठीक है, और कंजप्शंस, ऑब्वियस बात है डिमांड ज़्यादा है तो कंजप्शन भी हाई होगा, मैं एरो बना दे रहा हूं ऊपर, लेकिन गुड्स या सर्विस की अवेलेबिलिटी उस समय कम हो, जिसकी वजह से ये गुड्स एंड सर्विस की प्राइस जो होगी, मैं आगे कर दे रहा हूं, प्राइस वो बढ़ जाती है। ये जो प्राइस का बढ़ना है किसकी वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विस की प्राइस वो अवेलेबिलिटी, नॉट इसकी अवेलेबिलिटी, रिमेंबर दैट अवेलेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है तो कम हो जाएगी, इसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ना, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बढ़ेगी कैसे डिमांड, डिमांड कैसे बढ़ती है। एक और कहावत है भारत में कि 90% जो अमाउंट है, मनी है, अमाउंट लिखता मनी, वो सिर्फ 10% के पर्सन्स के पास है। 90% मनी जो है वो 10% पर्सन्स के पास है।
इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने पैसे, मैक्सिमम पैसे सिर्फ 10% लोगों के पास है। ठीक है, ये आखिर कैसे हो गया? ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, इसका कारण क्या है? दूसरा, एक संस्था का रिपोर्ट ने कहा था ऐसा कि ऑक्सफैम करके एक संस्था, उसका रिपोर्ट है कि भारत में जो 90% मनी हो सिर्फ 10% के पास है। ठीक, आखिर ये क्यों हुआ? अमीर अमीर कैसे होते जा रहा है, गरीब कैसे गरीब होते जा रहा है? क्योंकि अब ब्लैक मनी की चर्चा, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो काउंटिंग देख लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए ये जो 10% लोग हैं, एक बेसिक नीड की चीज़ें होती है, कंजप्शंस की बात करते हैं, या सरकार के जो कोई लाभ है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, जिसको हम चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट, सरकार का जो कुछ पैसे की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सोशल वेलफेयर, बहुत सारे सोशल फेयर, मतलब ये जो हम 10% लोगों को छोड़ दें, बचे 90% जो पब्लिक है, उनके पास से पैसे, सरकार का लाभ कैसे पहुंचे, इस पे चर्चा करते हैं। और कहते हैं कि लोग कहते हैं ये जो कारण है 90% पैसा से 10 को, वो कारण है कि करप्शन, काला धन। आखिर ये काला धन और करप्शन क्या, आखिर क्यों इम्पैक्ट करता है? ठीक है, आज हमारे जितने भी सरकार के जो लाभ हैं, इस पे एक काम करते हैं, इस पे चर्चा एक टॉपिक के बाद पढ़ते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, ध्यान रखेंगे इसको, हम अभी स्किप करेंगे कि अगर 90% लोगों के पास 10%, 90% जो पैसे हैं वो 10% के पास है, और बचे हुए जो ब्लैक मनी है, उन पर हम चर्चा बाद में करते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ लें, फिर चलते हैं।